फ्रेंड्स, ये है लेसन नंबर 7 आफ्टर 20 इयर्स का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने इसकी पूरी स्टोरी, दोनों इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के कैरेक्टर स्केचेस और ओ हेनरी के बारे में पढ़ा था। इस पार्ट में हम ग्रामर कंप्लीट करेंगे एंड वी विल ऑल्सो बी डूइंग टर्मिनल क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रामर पोर्शन से। फ्रेंड्स, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। आइए इन्हें समझते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, द सन सेट्स इन द वेस्ट। यहां आपको सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों चीजों पर फोकस करना है। अब इसमें देखो, सन सब्जेक्ट है, सेट्स वर्ब है। एवरीवन नोज दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब यहां सबको पता है, एवरीवन इज सब्जेक्ट, नोज इज द वर्ब एंड sun again is a subject and sets is the verb. The sun rises in the east and sets in the west. यहाँ sun एक subject है, verb rises है और दूसरा verb sets है। तो ये तीनों simple, complex और compound sentences के example हैं। अब देखते हैं इनका analysis। First sentence, द सन सेट्स इन द वेस्ट में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है या एक मेन क्लॉज है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, सो इट इज अ सिंपल सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, द कैट म्यूज लाउडली, द लिटिल बॉय इज टू शॉर्ट टू रीच द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। तो क्या है, लिटिल बॉय एक सब्जेक्ट है, इज एक वर्ब है, गर्ल इज सब्जेक्ट एंड इज राइटिंग इज अ वर्ब, सो वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब, दैट मीन्स इट इज अ सिंपल सेंटेंस। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। एवरीवन नोज दैट द सन। अब यहां एवरीवन नोज दैट, अगर हम इसे डिवाइड कर दें दो पार्ट्स में, तो ये क्या है, सबको पता है कि। अब सबको क्या पता है, इसलिए हम इसे कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। तो जिस सेंटेंस में एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब इसे हम बिना किसी पार्ट के भी कंप्लीट मान सकते हैं। द सन सेट्स इन द वेस्ट, इसका एक कंप्लीट मीनिंग है, बट एवरीवन नोज दैट का कंप्लीट मीनिंग नहीं है, इसीलिए दिस इज अ डिपेंडेंट क्लॉज एंड दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। और ऐसे सेंटेंसेस को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। आफ्टर द गेम वी वेंट फॉर अ मूवी, बिकॉज इट वाज सनी वी डिसाइडेड टू हैव अ पिकनिक। तो जिन सेंटेंसेस में आफ्टर होगा, बिकॉज होगा, वाइल होगा या फिर कोई रिलेटिव क्लॉज होगा जैसे विच, हु एटसेट्रा, ऐसे सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कंसिडर करते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टेक अ लुक एट कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं इन वर्ड से ज्वाइन किए हुए सेंटेंसेस, एंड, बट, और, नॉर, फॉर, सो, येट। इनफैक्ट इनका एक एक्रोनिम है जिन्हें हम कहते हैं फैन बॉयज। F is for, A is and, N is nor, B is but, O is or, Y is yet and S is so। तो जिन सेंटेंसेस में फैन बॉयज ज्वाइन करते हैं दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, ऐसे सेंटेंसेस को हम कंपाउंड सेंटेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक कॉफी बट माई फ्रेंड प्रिफर्स टी, इट्स रेनिंग सो आई शैल स्टे इनडोर्स। ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्या था, वो एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करते हैं, जबकि कंपाउंड सेंटेंसेस दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं। इट इज रेनिंग सो आई स्टे इनडोर्स, आई एंजॉय हाइकिंग इन द माउंटेन्स, माई सिस्टर प्रिफर्स रिलैक्सिंग ऑन द बीच एंड आवर पेरेंट्स लव एक्सप्लोरिंग हिस्टोरिकल सिटीज। तो यहाँ पर तीन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आ गए हैं। नाउ इसके क्वेश्चंस देखते हैं। पुलिसमैन कंप्लीटेड हिज राउंड्स एंड कॉन्फिडेंटली चेक। तो ये जो एंड आ रहा है सीधा सा, तो आप इसे कहेंगे कंपाउंड। शी वॉक टू द डोर एंड बॉट, अगेन दिस इज कंपाउंड। आफ्टर द रेन स्टॉप द चिल्ड्रन वेंट आउटसाइड, so this is complex. Although it was late, complex. Maria loves to read but, compound. The cat slept peacefully, simple. Whenever it rains, the street gets flooded. So whenever it rains, dependent clause है, तो ये हो गया complex sentence. Sarah baked cookies and, compound sentence. Because he forgot his umbrella, complex sentence. Sam enjoys playing basketball, so he practices every day, so this is compound. The dog barked loudly when the doorbell rang. This is complex. अब चलते हैं लिटरेरी डिवाइस पर, जो कि इस कहानी में यूज की गई है। लिटरेरी डिवाइस है फोर शैडोइंग। फोर का मतलब है पहले एंड शैडोइंग मतलब कुछ बताना, कुछ शैडो करना, कुछ इंफॉर्मेशन कन्वे करना। सो फोर शैडोइंग एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जो कि एक ऐसा हिंट देती है कि आगे क्या होने वाला है, जिससे सस्पेंस, एक अनीज और एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है रीडर के मन में।
फोरशैडोइंग कहाँ यूज की गई है? जब बॉब बताता है उसे अपने एक दोस्त से मिलना है जिससे उसने 20 साल पहले एक वादा किया था। इससे रीडर के मन में एक एंटिसिपेशन हुआ, एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि आगे डेफिनेटली दोनों की मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग से कुछ ना कुछ परिणाम निकलेगा। इसके अदर एग्जाम्पल्स हैं रेन रेन गो अवे, द लैंडलेडी एंड टेल टेल हार्ट। अब चलते हैं वोकैबुलरी एनरिचमेंट पर। ये एग्जाम्पल है होमोनिम्स का। होमोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जो सेम वर्ड्स होते हैं, सेम स्पेलिंग होता है बट उनका मीनिंग डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, द प्रेसिडेंट प्लेस्ड अ रीथ ऑन द ग्रेव ऑफ द अननोन सोल्जर। तो यहाँ पर ग्रेव का मतलब है एक ऐसा स्थान जहां पर किसी को बैरी किया जाता है, कब्र। विद ग्रेव लुक, यहाँ ग्रेव लुक का मतलब है सीरियस लुक। Look, Mr. Birla told his employee, you must never whistle while working. Guess a word that could replace both the underlying phrases of a set of sentences. आपको ये set of sentences given है, आपको एक ऐसा word choose करना है जिससे एक ही शब्द को हम दोनों sentences में use कर सकें। तो बेसिकली आपको homonyms use करने हैं यहाँ पर। You have been at the computer all morning, you deserve a dash. Thieves dash in and steal everything. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रेक। ब्रेक का मतलब है किसी जगह जबरदस्ती घुसाना, और ब्रेक का मतलब वो भी होता है कि एक थोड़ा शॉर्ट ब्रेक ले लो। द प्रपोजल और प्लान टू इंक्रीज कॉलेज फीस वॉज यूनानिमसली रिजेक्टेड। द स्लो मूवमेंट ऑफ द बुलक कार्ट lulled him to sleep. तो हम यहाँ पर कहेंगे मोशन, द स्लो मोशन, और यहाँ पर द मोशन टू इंक्रीज वॉज रिजेक्टेड। तो मोशन को रिजेक्ट किया गया और उस मूवमेंट को भी मोशन कहा जाता है। शी वॉज अ लीडिंग पर्सन इन द मूवमेंट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ओके, तो पर्सन भी है उसका मतलब, और उसका मतलब है अकाउंट्स भी। इसे हम कहेंगे फिगर। शी वॉज अ लीडिंग फिगर इन द मूवमेंट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। वाइल लुकिंग एट द फिगर्स we cannot say whether the company is running at a loss. The audience burst into uncontrolled, excited applause. Lions that have been living in natural conditions usually do not thrive in zoos. इसका सही आंसर होगा wild. Wild applause मतलब something that is uncontrollable, and wild क्योंकि lions है तो वो wild areas में, forest areas में रहते हैं। Let's stop. We are going to leave. Wide straight road, especially one with trees on either side. So one down. सही आंसर होगा avenue. Two down, firm, not shaking, steady. Rain in very small drops or very lightly. Drizzle. 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 Restoring or boosting confidence, certainty or security. Four down. Reassuringly. Let's look at five across. Fate or what happens in the future. Destiny. Destiny. Let's look at seven across. An exaggerated sense of self-importance. Okay. Egotism. Egotism. And six down देखते हैं. A person who looks on as at a sports event. Okay. Okay, जो देखते हैं लोग. Spectators. Spectators. Now 10 across देखते हैं. Something offered for consideration or acceptance. Proposition. Now let's look at 8 down and 9 down also. Okay. Indicative of a good sense or reason. Sensible. 9 down. Regularly or repeatedly doing or practicing something or acting in some manner. Habitual. Let's come to the next one. इस क्रॉसवर्ड से आपको वर्ड्स चूज करके इनको फिलअप करना है. He walked down the avenue lined with trees. He drank his habitual cup of coffee after dinner. Around 20,000 spectators came to watch the match of the century. Mother spoke to me reassuringly and said things would turn out for the best. She felt that it was her destiny to be a famous singer someday. Having achieved fame and success only fanned her egotism. I think the sensible thing to do now would be to stop and ask for directions. His progress at school has been slow but steady. I love walking when there is a light drizzle.
He sent us an attractive business proposition. Now we have come to the terminal questions. फर्स्ट क्वेश्चन है, बॉब और जिमी का कैरेक्टर प्रोफाइल बनाना है, उनका फिजिकल अपीयरेंस, पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड मोटिवेशंस, और वो कैसे चेंज हुए ओवर द कोर्स ऑफ द स्टोरी। तो हम बताएंगे कि उनका जो कैरेक्टर था दोनों का, वो किस तरह से लाइफ चॉइसेस को कॉन्ट्रास्ट करता है। बॉब एक सक्सेसफुल लेकिन एक हार्डन क्रिमिनल बन जाते हैं, जबकि जिमी लॉयल और ड्यूटीफुल पुलिस ऑफिसर बन जाते हैं। इसी प्रकार उनकी फिजिकल अपीयरेंसेस भी चेंज करती हैं और उनकी पर्सनालिटी भी डिफर करती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको एटमॉस्फेयर ऑफ द स्टोरी के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है और कैसे राइटर एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। तो सबसे पहले क्या है, एटमॉस्फेयर एक टेंस है, फोरबोर्डिंग एटमॉस्फेयर है, विविड डिस्क्रिप्शन है, कोल्ड नाइट के बारे में बताया जा रहा है, लोनलीनेस बताई जा रही है। तो राइटर, जैसे कि हमने किया कि फोर शैडोइंग एक लिटरेरी डिवाइस है, तो राइटर ने इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए एक अनसेटलिंग मूड क्रिएट किया, जिससे सरप्राइजिंग और ट्रैजिक कंक्लूजन डिराइव हुई। स्टोरी का एटमॉस्फेयर इस कहानी में की एलिमेंट है जो कि इम्पैक्ट करता है अनएक्सपेक्टेड एंडिंग को। The combination of descriptive language, suspenseful anticipation, and subtle foreshadowing create a sense of unease and prepares the reader for surprising turn of events, leaving them with a feeling of sadness and reflection. Question number 3. एक शॉर्ट स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो क्रूशल टेंशन क्रिएट करता है, प्रोवाइड करता है, और वो ही नैरेटिव को आगे लेकर जाता है। कॉन्फ्लिक्ट एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। आपको जिमी का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बताना है। ये बहुत ही ज़्यादा अपैरेंट है। जिमी बेशक बॉब को मिल जाता है, लेकिन क्योंकि वो उसे देखकर पहचान जाता है कि ये एक वांटेड क्रिमिनल है, और वो अपने दोस्त को 20 साल बाद भी अपने दोस्त को वैल्यू करता है, अपनी दोस्ती को वैल्यू करता है, और खुद उसे अरेस्ट नहीं करता और किसी और प्लेन ऑफिसर को भेज देता है ताकि उसे अरेस्ट किया जा सके। सो डेफिनेटली जिमी के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, और वो ही इस स्टोरी की आयरनी को हाईलाइट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द कंटेंट्स ऑफ द लेटर बॉब शोज टू द पुलिस ऑफिसर। मतलब जो बॉब को वो शॉर्ट नोट मिलता है उसके कंटेंट को एनालाइज कीजिए और बॉब के पर्सपेक्टिव से एक लेटर लिखिए, उसके थॉट्स और उसकी फीलिंग्स को एक्सप्लेन करते हुए। लेटर कुछ इस प्रकार हो सकता है, डियर जिमी, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स एज आई वेट फॉर एन ओल्ड फ्रेंड। 20 years have passed since we made a promise to meet here, and I can't help but feel nostalgic. I chose a life of adventure while he became a lawman. I wonder how he'll see me now. Will he remember the friend he once knew or judge my choices? As I stand here, I'm filled with anticipation and uncertainty. Thank you for your patience as I await this long anticipated reunion. Sincerely, Bob. तो फ्रेंड्स, ये थे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स और इसका ग्रामर पोर्शन। आई होप इट वॉज हेल्पफुल टू यू। I will see you with the next lesson and the next video very soon. Till then, keep learning and keep practicing. Thank you so much. Bye-bye.